हेलो बच्चों, अगली क्लास में स्वागत है। और सम्मिश्र संख्याओं का बेसिक पढ़ रहे हैं और एक नई चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। हालांकि इसका काम है कहीं, यानी इसका कहीं अनुप्रयोग होगा, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। छोटे मोटे लेवल पर हो भी सकता है, लेकिन अपने आप में ये चीज़ क्या होती है, इस पर एक सवाल खड़ा हो जाए। मान लीजिए कि भाई ये चीज़ क्या होती है, तो उसको निकालना सीखेंगे। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ लिख लें किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अंग्रेजी में लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। शाबाश। तो ये कह रहा है कि कोई, मान लीजिए हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, माना z बराबर a प्लस बी आई एक सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र लिख देता हूँ, लो, हालांकि गलत है ये शब्द, यूट्यूब पे यही शब्द चलता है ज़्यादातर। ये शब्द गलत है, दरअसल ये सम्मिश्र संख्या का सही शब्द है ना। सम्मिश्र संख्या है, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको जेड लिख लो बेटा, शाबाश। माना इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम z डैश बराबर x प्लस वाई आयोटा है, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिख लिया, आयोटा वाई लिखें, वाई आयोटा लिखें, अक्षरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब संख्या लिखेंगे, ठीक, तो फिर आई बाद में लिखेंगे। ये कन्फर्म है, ये पहले से ही कन्फर्म है, शाबाश। अब z डैश 1 प्लस 0 आयोटा होना चाहिए, है। तो z डैश z का गुणात्मक प्रतिलोम है, बस। यानी अगर ऐसा है z और z डैश की गुणा अगर कर दूं तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, वास्तविक संख्या आएगी, और इसमें काल्पनिक संख्या नहीं होगी। ये बात ध्यान देने की है। यानी एक ऐसा z डैश प्राप्त करना जिसको z के साथ गुणा कर दूं सीधे सीधे, और उससे वास्तविक संख्या मिले, 1 मिले, बस, ठीक। यानी z और z डैश की गुणा 1 हो, बस। तो काल्पनिक संख्या मतलब 0 आयोटा लिखा मैंने, मैं ना लिखूं इसको, z डैश 1 हो, बस, ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि हमने माना है इसको गुणात्मक प्रतिलोम, ये माना हुआ है। अब इसको और इसको गुणा करके देखते हैं। तो रख दें वैल्यू a प्लस बी आयोटा x प्लस वाई आयोटा बराबर 1। ऐसे ही लिखते रहो, क्योंकि बाद में तुलना करनी पड़ेगी हमें, इसमें कुछ काल्पनिक पद आएंगे, तुलना करनी पड़ेगी। ऐसे ही लिखते रहो, ठीक। दोनों तरफ वास्तविक से वास्तविक मिला देंगे और काल्पनिक से काल्पनिक को बराबर कर देंगे, है ना। तो मान आएगा x और y का, शाबाश। तो लिखिए ax, ब्रैकेट खोल दीजिए, ax प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा और प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 आयोटा। अभी जो आयोटा का स्क्वायर है, इसको -1 बनाइए, तो ये वास्तविक संख्या बन जाएगी, देखिए। और इसे वास्तविक संख्या को इसके साथ फिट कर दीजिए, तो ए एक्स
माइनस बी वाई, ये वास्तविक वाला हिस्सा हो गया, प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, ये बेटा ये देखो ऊपर इसके टोपी लगा दी, सदिश राशियों को लिखते हैं ना, आदत पड़ी हुई है। ये देखो सिंपल हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब ये समीकरण बनेंगे, इनको हल कर देंगे, ठीक है। अब देखो ओके डन, शाबाश। अब ये जो 1 है इसके बराबर कर देंगे वास्तविक एवं काल्पनिक भागों को समान करने पर, है ना। तो लिख देंगे ए एक्स माइनस बी वाई, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे, शाबाश। अब यहाँ से x का मान या y का मान उसमें ऊपर वाली में डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब y का मान क्या है नीचे वाली से, y का मान हो गया माइनस बी एक्स अपॉन ए, समीकरण 1 में रखने पर ये लो, शाबाश। तो y का मान ऊपर रख देंगे ए एक्स माइनस बी, और इसका मान हो गया बी एक्स अपॉन ए, और ये माइनस में है बेटा, और ये 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ए लघुत्तम हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से कॉमन आ गया एक्स और बराबर हो गया ए। तो एक्स का मान आ गया ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको लिख सकता है जेड के मैग्नीट्यूड का या मोड का स्क्वायर। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे मोड जेड या जेड का मोड ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल होता है, मापांक इसको बोलते हो तुम, है ना। ये देखो, तो मापांक के पदों में लिखा जा सकता है ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जेड का मापांक लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। चलो अब ये मान x का आ गया, अब y का मान निकालना है। ये रहा देखो y का मान, तो y बराबर माइनस बी बटे ए, एक्स का मान रख दो a, और नीचे z का स्क्वायर, ऐसे a से a काट दो, तो y का मान आ गया माइनस बी अपॉन z के मापांक का स्क्वायर। अतः अब लिख दो, अतः गुणात्मक प्रतिलोम z डैश कितना हो गया, x का मान पुट करो यहाँ पर x का मान रख दो, यहाँ पे y का मान रख दो, है ना। रखो, शाबाश। ओके, ये रहा x का मान a बटे z मोड स्क्वायर और माइनस b बटे मोड z स्क्वायर आयोटा। ये देखो y का मान माइनस में आया ना, यहाँ रख दिया, ठीक। तो ये क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। यही हमें पता करना था, यानी ऐसा मामला है z डैश बराबर 1, अगर ऐसा है, ठीक, तो z डैश का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी z डैश z का गुणात्मक प्रतिलोम है। और अगर उल्टा कर दूं, z डैश का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। यानी z और z डैश एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। बात को पकड़ें कि भाई अगर z डैश z का गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर z डैश z का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका उल्टा भी है, z भी z डैश का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। ओके, शाबाश। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया, देख ले बेटा, हल करके निकालना आ गया, समीकरण हल हो गए, शाबाश। हालांकि रफली मैथमेटिकली इस चीज़ को पहले भी निकाला गया है, लेकिन नाम से पहचाना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके।
अब यहाँ पे कह रहा है 2-4i का 2-4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब एक सवाल कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, एक उदाहरण मान लेंगे इसका, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए मैं पहले सवाल लिख दूंगा इधर, ये देखो ऐसे, यहाँ पर एक उदाहरण लिख दूंगा मैं, उसको शुरू करना तुम लोग, है ना, उसको शुरू करना, फिर मैं उधर का बोर्ड साफ करूँगा तब तक। ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ सवाल। ये एक 2-4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, बस यहाँ लिख देते हैं उदाहरण। 2-4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तुम लोग शुरू करो, समझ में आया है तो शुरू करो, ठीक, शाबाश। और मेथड से करना, विधि से करना, सीधे फार्मूले में पुट मत करना, विधि से करना। फार्मूले भूल जाते हैं, रट्टा नहीं लगाना, मेथड पूरा लगाना होता है। मेथड को लगाकर इतनी ज़्यादा स्पीड कर दो कि 1 मिनट के अंदर मेथड फाइनल हो। मेथड को लगाकर अपनी रफ्तार को इतनी बढ़ा दो कि फटाक से 1 मिनट में रफ कॉपी में रफ पेज में मेथड डन हो जाए। अगर रफ कॉपी में रफ पेज में मेथड डन होने लग गया तो दिमाग में भी डन होने लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फार्मूला लगाना नहीं, मेथड को ही डन करना है पूरा। फिजिक्स और मैथ में यही फिलॉसफी लगाओ, फिजिक्स और मैथ में यही लगाओ, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लें इसको, इसको जेड मान लें, इसको क्या मान लें, जेड। टू माइनस 4i, ठीक। और जेड डैश को क्या मान लें, x प्लस वाई आयोटा माना। और जेड डैश क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है जेड का। तो क्या करें फिर, जेड डैश बराबर 1 प्लस 0 आयोटा कर दें, ऐसे करते हैं अपन, गुणा कर दें दोनों की। 2-4 आयोटा x प्लस वाई आयोटा बराबर 1 प्लस 0 आयोटा, खोल दो ब्रैकेट, 2x प्लस 2y आयोटा और माइनस 4x आयोटा माइनस 4y आयोटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 आयोटा। मैंने ब्रैकेट खोला, गुणा किया, इसकी जांच कर लें। मैंने ब्रैकेट खोला, गुणा किया, इसकी जांच कर लें। 2x 2y 4x माइनस में आयोटा प्लस माइनस माइनस 4y माइनस में आयोटा स्क्वायर। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको -1 रखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ जोड़ लो 2x में, क्योंकि 2x क्या है, वास्तविक है। ये जो 2x है ये वास्तविक है, इसमें आयोटा नहीं है, तो बिना आयोटा के पद को इकट्ठा कर लो। पहले यहाँ आयोटा स्क्वायर को -1 रख लो, तो कुल मिला के ये हो गया 2x प्लस 4y, ये वास्तविक हो गया। उसके बाद आयोटा कॉमन ले लो इसमें से, 2y माइनस 4x, 2y माइनस 4x, और ये आयोटा बाहर निकालो, इसे लिखो 1 प्लस 0 आयोटा। ओके शाबाश। अब तुलना कर दो, देखो 1 है वास्तविक और यहाँ वास्तविक क्या है 2x प्लस 4y,
तो वास्तविक को वास्तविक के साथ मिला दो, 2x प्लस 4y बराबर 1, ये तुम्हारा पहला समीकरण हो गया। काल्पनिक को काल्पनिक के साथ मिला दो, 2y माइनस 4x बराबर 0, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण हो गया। अब y का मान x के पदों में निकाल के ऊपर लगा दो। देखो यहाँ से दूसरे समीकरण से 2y बराबर 4x यानी y बराबर 2x, 2 से भाग कर दो, इसको 2 से भाग करेंगे तो y बराबर 2x आ जाएगा। अब लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे। तो समीकरण 1 में y की जगह पे 2x रख दो, ये रहा देखो 2x प्लस 4, 2x बराबर 1, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। अब यहाँ y बराबर 2x है, क्या पता किया, y बराबर 2x है, ये पता कर लिया। तो y बराबर 2x, तो 2x का मान हो गया 1/10, तो y का मान आ जाएगा 1/5, बस हो गया। अतः z डैश बराबर क्या है, z डैश x प्लस y आयोटा, तो x का मान क्या है 1/10 प्लस 1/5 आयोटा, ऐसे लिख देते हैं। 1/5 के साथ ब्रैकेट लगा के आयोटा लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं 1/10 प्लस आयोटा बटे 5, ये आ गया देखो। कन्फर्म हो गया बच्चों, अच्छे से कन्फर्म हो गया, मेथड कन्फर्म हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की विधि डन हो गई, शाबाश। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का मेथड फाइनल हो गया बच्चों। ओके, एक बार चेक करें, बोर्ड पे देखें बेटा, बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे देख के चेक कर लो एक बार। ओके, इसके बाद कुछ सवाल हैं छोटे मोटे लेवल पे, आसान आसान से सवाल हैं, अपने नोट्स में आप पढ़ेंगे, उनमें से जो आपको ठीक लगे कर लेना। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम मांग रहा है तो बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, कोई एक आप कर लेना, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, एक मैं करूँगा इनमें से, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई तो है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए हमसे, तो एक सवाल मैं करूँगा। गुणात्मक प्रतिलोम का एक्सरसाइज का एक सवाल नोट्स के अंदर है, वो मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को मैं बदलूँगा। तो यहाँ पर ये बदल रहा हूँ बेटा, ये देखो ये रहा, यहाँ पर लिखा है 3 + 5i 5 आयोटा बटे 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। बेटा ये है z बराबर इतने इतने का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना, ये करना है मेरे को। दरअसल ये सवाल मैंने क्यों लिया कि भाई नीचे भी आयोटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मामला अटक जाए, फंडामेंटल कहीं कोई छूट गया मान लो हमसे, है ना। तो बेसिक नॉलेज है इसमें, धीरे धीरे ही काम करेंगे, शाबाश। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसमें देखना पड़ेगा कि भाई ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, तो पहले इसे उस रूप में लाना पड़ेगा जिस रूप में हम लाते हैं, उसके बाद ये एक सम्मिश्र संख्या हो जाएगी सामान्य रूप में, उसके बाद इस विधि से आगे इसको हल कर देंगे, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। इसको सामान्य रूप में लाइए, प्रयास करिए, ठीक।
वेरी गुड। आपने कुछ सोचा इस बारे में? यूट्यूब वाली फिलोसफी सर जल्दी जल्दी करना चाहिए सर। यूट्यूब पे क्या होता है? यूट्यूब पे होता है ऐसा ही, करो करो भागो, करो करो भागो, और कुछ नहीं होता। कुछ पढ़ो भागो। आपको पता है यूट्यूब का एवरेज ड्यूरेशन, मतलब हम मौज मस्ती में पढ़ रहे हैं, बी रिलैक्स, आराम में आ जाओ बच्चों। यूट्यूब का एक वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन क्या है? 40 मिनट का मान लो एक वीडियो है। चमत्कार बताता हूँ तुम्हें, किसी भी चैनल पे जाओ, इसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है मालूम है? 3 मिनट। और कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं? मैं अपने लेक्चर की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत हाई फिडेलिटी लेक्चर है, बहुत हाई विश्वसनीयता का, बहुत हाई निष्ठा का लेक्चर है। इसमें ना कोई गैप है ना कोई बात है, जेन्युइन पूरा कोर्स उसके अंदर, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब बात भी नहीं है उसके अंदर कुछ, वो बस एकदम चलता है ट्रैक पर। आप देखते होंगे फिजिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो हैं ब्लैक बोर्ड वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैथ तो हम फ्री माइंड बनाते हैं, फिजिक्स में हमने जो बेसिक लेक्चर दिए हुए हैं 7-8 एक चैप्टर के अंदर होते हैं, वो बड़े ट्रैक्ड हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गंभीर एकदम सिस्टम चलता है बिल्कुल। उसकी मैं बात बता रहा हूँ। और इसमें पूरा लेक्चर देखने वाले लोग कितने हैं? जो 100% लेक्चर देखता है, पता है कितने बच्चे हैं? 10%। और ये बहुत ज़्यादा है। और टीचरों से मैंने पूछा, बोला सर ये तो 5% से ऊपर जाता ही नहीं है। और ग्राफ कैसे गिरता है मालूम है? ऐसे गिरता है ये ग्राफ, ये शुरू होता है यहाँ से और यहाँ गिर जाता है, ये रहता है, ऐसा ग्राफ है ये। यानी ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो है, बल्कि इससे भी खतरनाक तरीके से गिरता है, इससे भी खतरनाक तरीके से गिरता है, ऐसे गिरता है। मतलब यहाँ 1 मिनट के अंदर ही खत्म। मतलब 1 मिनट में 90% बच्चे देखकर इस वीडियो को छोड़ देते हैं। आप ये सोचिए, 100 में से 90 बच्चे इस वीडियो को खोलते हैं और देखकर इसे छोड़ देते हैं। 10% बच्चे इसमें पूरी पढ़ाई करते हैं। ये दिस इज द यूट्यूब ट्रैक। कारण क्या उसका? हिटिंग टाइम। कारण क्या उसका? हिटिंग टाइम। कि दरअसल वो देखना ही चाहते हैं, वो बस देखना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि क्या चला, अच्छा ये चैप्टर चला, अच्छा ये टॉपिक था, अच्छा शुरू हो गया, ठीक है निकलो। तो व्हाट इज कि भाई 90% बच्चों के साथ हो क्या रहा है? 90% बच्चों के साथ हो क्या रहा है? 90% बच्चों के साथ ये हो रहा है कि बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो टेलीविज़न आया। टेलीविज़न आया गांव में, 1982 की ये बात है, 1982। देखो बेटा कितना पुराना टाइम है कि ये बात है। तो गांव में एक टीवी आया। ये टीवी था बेटा ब्लैक एंड वाइट। मज़ा आएगा, कहानी सुनो। पढ़ाई के बीच में छोटी छोटी कहानियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी तो चाहिए, देखो मज़ा आएगा इस कहानी में। तो ये टीवी था ब्लैक एंड वाइट और छोटे पर्दे का टीवी था, लकड़ी के बॉक्स का टीवी था। इस टीवी बनाने वाली कंपनी का नाम था टेलीविस्टा। इसका नाम था टेलीविस्टा। टेलीविस्टा कंपनी के टीवी आया करते थे लकड़ी के। मम्मी पापा से पूछना, पुराने ज़माने में टेलीविस्टा कंपनी के लकड़ी के शटर खोलने वाले टेलीविज़न आया करते थे। वो बस एक अरेंजमेंट था, एक टीवी के अंदर एक ट्यूब लगाकर, पिक्चर ट्यूब, ये सब वो सब लकड़ी में फ्रेम किया हुआ था, ये था। तो यहाँ पर टीवी के प्रति आकर्षण था 90%। यानी टीवी के प्रति जो अट्रैक्शन था, इस बात को बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत गहरी बात है, वो था 90%। और टीवी में क्या चलता है? टीवी में क्या चलता है? इसके प्रति अट्रैक्शन था मुश्किल से 10%। यानी यही बात ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि दरअसल टेलीविज़न है क्या? उसमें कुछ भी चल रहा हो, उसमें आड़ कबाड़ कुछ भी चल रहा हो। कई बार तो दूरदर्शन के सिग्नल चले जाते थे, उसमें कुछ नहीं आता था, वो उसमें पूरी मक्खियाँ भरा, सिग्नल गायब हो जाता। आएगा आएगा। उसके बाद फिर आता था रुकावट के लिए खेद है। टीवी के सामने जमे हुए हैं
सैकड़ों की भीड़ है, टेलीविज़न का मालिक दुखी है, परेशान है, पीछे सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। दरअसल टीवी किस तरीके से चल रहा है, टीवी के प्रति आकर्षण है, ना कि उसमें क्या है, टीवी के अंदर क्या चल रहा है। टीवी के अंदर कोई ज्ञान की बात बताई जा रही है, टेलीविज़न के अंदर कोई ऐसी फिल्म आ रही है, टेलीविज़न के अंदर कुछ कुछ काम की चीज़ टेलीविज़न में चल रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है 90% लोगों को। उन्हें सिर्फ यही समझना है कि दरअसल टेलीविज़न क्या चीज़ है। तो ये 90% बचे हैं, जो 90% ग्राफ गिर जाता है, ये यही है जो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि YouTube पर पढ़ाई चल रही है, ओह ये सर भी पढ़ा रहे हैं, ओह अच्छा आगे देखते हैं, दूसरे टीचर को देखते हैं, अरे क्योंकि YouTube पे क्या होता है, रिकमेंडेशन में एक वीडियो आता है, जैसे हमारा खुलेगा दूसरे का भी आ जाएगा, या किसी दूसरे का खुलेगा हमारा भी आ जाएगा, तो फटाक से क्लिक, अरे ये सर भी पढ़ा रहे हैं, ठिंग ठिंग ठिंग, उन पे चले गए, अच्छा ये भी पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरे का आ जाएगा, ठिंग ठिंग ठिंग। तो ये सब चल रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बस देख रहा है, घूम रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। टेक्नोलॉजी का यूज करना है थोड़े समय के लिए, बहुत लिमिटेड समय के लिए। आप खाली बैठे रहिए, मौज मस्ती करिए, बट यू नॉट कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, या किसी भी तरीके से इंटरनेट की किसी भी एक्टिविटी पे समय बर्बाद मत करिए। आप मम्मी पापा के साथ बात करिए, आप ऊपर छत पे जाके खाली बैठे रहिए, कुछ मत करिए, कुछ लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ माइंड क्या है, फिलॉसफी ऑफ माइंड यही है, ये हो रहा है। और यूट्यूब चैनलों के टीचरों को लगता है, बच्चों को लगता है कि नहीं पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई तो चल रही है। अब बताइए इस हाल में पढ़ाई चल रही है? 90% में तो पढ़ाई चल ही नहीं रही है, मैं सच कहता हूँ, नहीं चल रही है। और जो 10% बच्चे हैं जो सीरियस हैं, जो पढ़ रहे हैं, सच्चाई इनकी क्या है, ये तो पेड कोर्स में है बेटा, ये तो पेड कोर्स वाले हैं, ये यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, 2-3 दिन देखते हैं, ठू विद्याकुल पे दाखिला ले लेते हैं, जान छूटी। तो ये इनका सच है, वो 90% वहीं रह जाते हैं बेचारे। चलो बेटा आगे चलो, ये सवाल पड़ा है तुम्हारी स्क्रीन पे, शाबाश। ये सवाल पड़ा है बेटा तुम्हारे बोर्ड पे, शाबाश, करो करो। चलो करो इसको। मनोरंजन की बातें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समय बर्बाद होता है बेटा, शाबाश। लेकिन ये मैंने सच बताया तुम्हें, ये मैंने सच बताया कि दरअसल दिमाग का मनोविज्ञान चल कैसा रहा है ना। ओके बेटा, शाबाश, शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कहीं कहीं मैंने इसको बताया बेटा, ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि भाई नीचे का आयोटा कैसे हटना है, और तुम्हें याद आ रहा होगा, इसे कहते हैं संयुग्मी से गुणा करना। संयुग्मी मतलब अगर नीचे 2 - 3 आयोटा है तो बेटा 2 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या होगा, ये आयोटा हट जाएगा और ये एक वास्तविक संख्या बटे में आ जाएगी। ठीक, तो लिख लो, शुरू कर लो। पहले तो इसे बदल लो, उसके बाद होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात, है ना। तो लिख लेते हैं z बराबर 3 + 5 आयोटा, और इसके प्लस से गुणा करना है, इसके पॉजिटिव से गुणा करना है, तो 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे तो देख रहे हो a + b, a - b, है ना। इसको सिंपल इसी समस्या का समाधान करने के लिए तो हमने ऐसा किया है, ऊपर की गुणा है तो ऊपर की गुणा करो, पहले ऊपर वाले की पूरी गुणा खोल लो, करो। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आयोटा, 9 आयोटा, 5 10 आयोटा, और 5 तिया 15 आयोटा स्क्वायर। ये लो, ऊपर का ब्रैकेट खुल गया, नीचे वाला a + b, a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस
3 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। यहाँ आयोटा का स्क्वायर होगा, उसको -1 लिख देंगे, ठीक है। शाबाश, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, शाबाश। यहाँ लिखो, जोड़ लो इसको। अब देखो ये 15 आयोटा स्क्वायर है, तो -15 होगा, तो 6 में से -15 चले गए, तो कितने बचेंगे? -9। तो ऊपर लिख लो -9, और 10 और 9 19, इसे लिख दो 19 आयोटा, ये लो। अब नीचे आ जाओ, शाबाश। ये हो गया 4 और ये हो गया 9 माइनस का, ये माइनस का 9 हो गया बेटा, ठीक से देखो, 3 तिया 9 और आयोटा का स्क्वायर कितना? -1, तो ये माइनस का 9 हो गया, माइनस बाहर बढ़ा है तो प्लस का 9 हो गया, और 4 ये रहा, तो नीचे क्या बन गया बेटा? 13 बन गया। तो इसे अब अलग अलग कर दो, -9/13 प्लस 19/13 आयोटा। तो दरअसल ये जेड है, ये जेड है, सही रूप में ये जेड है, ठीक। अब लिखते हैं, यदि जेड डैश जेड का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो क्या करें? पता है अपने को, जेड और जेड डैश, ठीक। यहाँ पर जेड डैश को क्या लिखोगे? जेड डैश को क्या लिखोगे? देखो ये वो जेड डैश एक्चुअली हमारे माइंड में रहता है x + आयोटा y, वही लिख लो, ठीक करके लिखो, क्योंकि एक लाइन और लिखनी पड़ जाएगी फिर। यदि जेड डैश बराबर x + आयोटा y, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो शाबाश, हो गया। अब जेड जेड डैश बराबर 1 + 0 आयोटा, बेटा ये रहा जेड डैश, ये रहा जेड। यहाँ से आगे विधि, यहाँ से आगे विधि, बोला सर मालूम है। देख बेटा ये तुझे मालूम है, क्योंकि ये तो 2 सवाल करा दिए इस पे, तो हाँ शाबाश। चलिए अगली चीज देख लेते हैं एक बार, हम आगे बढ़ते हैं, क्या मामला है। अब आया सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो वर्गमूल की थोड़ी सी जानकारी पहले हो चुकी है, वर्गमूल का एक छोटा सा बेसिक पहले बनाकर दिया जा चुका है, तो वही चीज़ है। अब बेसिक में तो वही चीज़ है, लेकिन अब एक सवाल लगा लें, अपन सवाल करके देख लें तो बस क्लियर हो जाएगा। तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हेडिंग डाल दें और एक सवाल लिख लें, एक उदाहरण ले लें और उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि वर्गमूल का मेथड जो था वो पहले ही फाइनल हो चुका था। उसके बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी थी, ताकि यहाँ आगे वो हमारे लिए आसान हो जाए फिर, ठीक। चलो तो ये सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हटा देते हैं और इसकी जगह वर्गमूल लगा देते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल है, ये ले बेटा, ये रहा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ये लो, शाबाश। और यहाँ उदाहरण बदल देते हैं, है ना, क्योंकि सीधे वर्गमूल ही पता करना है, इसका मेथड पहले से ही फाइनल हो गया था। शाबाश। तो ये कह रहा है 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
बस। ओके, शाबाश। तो जैसा कि पहले मेथड फाइनल हुआ था, भाई इसका वर्गमूल है, तो क्या करते हैं, मानना पड़ता है कि माना इसका वर्गमूल एक सम्मिश्र संख्या है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि माना इसको लिख लो z बराबर z का वर्गमूल z डैश बराबर x प्लस वाई आयोटा है, ऐसे। तो क्या लिखें, ऐसे लिख देते हैं z डैश बराबर z का वर्गमूल। तो z की पावर क्या लगा दें, 1/2 या वर्गमूल लगा दो, ये तो माना है। बस यहाँ एक समीकरण होगी, उसे हल करेंगे। दोनों सम्मिश्र संख्याओं में काल्पनिक और वास्तविक पदों को समान करेंगे, कुछ काल्पनिक आएंगे कुछ वास्तविक आएंगे, उनको बराबर करेंगे, समीकरण बनाएंगे, मान निकाल लेंगे। तो मान तो लिया कि भाई वर्गमूल ये है, ठीक। अब ये कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो z डैश बराबर 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल, ऐसे लिख दो, ठीक। और जो z डैश है इसकी जगह पे है ना, ये लिख दो x प्लस वाई आयोटा। ओके, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो गया। हाँ, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई आयोटा का वर्ग, और यहाँ से ये वर्गमूल हटा दिया, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो इसको लिख दिया 7 + 24 आयोटा। वर्ग करो, वर्ग खोल दो, वहाँ जो वर्ग है उसको खोल दो, ठीक, पूर्ण वर्ग के फॉर्मूले से। तो ये हो गया x² + वाई आयोटा का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बराबर 7 + 24 आयोटा। फाइनल। चलो, अभी जो y आयोटा स्क्वायर है, देखो आयोटा स्क्वायर है, -1 करें तो ये बन गया x² - y²। ये हो गई वास्तविक संख्या, इसमें आयोटा नहीं रहा, और 2xy आयोटा बराबर 7 + 24 आयोटा। कन्फर्म हो गया। वास्तविक और काल्पनिक का मिलान कर दो। देखो ये क्या है, ये वास्तविक है, यहाँ वास्तविक क्या है, 7 है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, समझना, वर्गमूल निकालना बिल्कुल सिंपल है, ठीक। और ये 2xy क्या है, ये काल्पनिक है, और यहाँ ये आयोटा के साथ में जो नंबर है वो काल्पनिक वाला है। तो काल्पनिक का मापांक, काल्पनिक की संख्या, काल्पनिक का मान जो भी है, दोनों तरफ बराबर कर दो। तो यहाँ x² - y² बराबर 7, तो ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरे वाली 2xy प्लस का, इधर भी प्लस का 24 आयोटा। तो आयोटा हटाया क्योंकि नंबरों की, संख्याओं की, मापांकों की तुलना हुई। तो 2xy बराबर 24, यानी बराबर कर दो दोनों तरफ की चीज़ें। वास्तविक वास्तविक से बराबर कर दो, आयोटा वाले से बराबर कर दो, तो आयोटा तो हट जाएगा, आयोटा तो कट जाएगा। जब हम 2xy आयोटा को 24 आयोटा से बराबर करेंगे तो आयोटा हट जाएगा वहाँ से। तो कुल मिलाकर आयोटा को लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरी चीज़ को बराबर करना है बेटा। इससे पहले का जो निशान है इसको इसमें शामिल करके बराबर करना है, ठीक। ओके, तो कुल मिला के ये आ गया 2xy बराबर 24। ये आ गई तुम्हारी
दूसरी समीकरण। अब इन दो समीकरणों को हल करना है तुम्हें, इन दो समीकरणों को हल करना है। अब इन समीकरणों को हल करने की क्या तरकीब हो सकती है, इन समीकरणों को हल करने की क्या तरकीब हो सकती है। एक तरकीब तो ये हो सकती है कि साहब y का मान निकाल लो, ऊपर वाले में डाल दो, x में एक समीकरण बना दो और उसका श्रीधराचार्य लगा के उसका मान लिख दो, फाइनल हो गया, वहाँ से x y निकल जाएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक गणितीय तरकीब और भी हो सकती है कि इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख लो, है ना, और ये 2xy है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर लिखें 2xy 24 माइनस करके, तो वहाँ से भी एक प्रक्रिया चलती है, वो बीजगणित का दूसरा तरीका है। यहाँ पर क्या करें, सिंपली कर लें, द्विघात के समीकरण से करें, क्योंकि द्विघात के समीकरण पर ही ये चैप्टर फोकस करता है। वो विधि जो भी है वो कभी जिक्र होगा, कभी बात होगी तो कन्फर्म वो मैं बताऊँगा आपको। बीजगणित में थोड़ा आगे चलेंगे तो वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक। x माइनस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, इनसे कैसे वैसे वैसे याद करना है, बीजगणित का एक छोटा सा ट्रैक है, वो मैं बताऊंगा। अभी इसको चक्कर में नहीं पड़ना, अभी इसको ऐसे ही कर लो। तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 24/2x, तो y का मान हो गया 12/x। देखो एक बार, ये समीकरण नंबर 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर 12/x यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 144/x स्क्वायर बराबर 7। अब यहाँ माना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी एक बार मानना पड़ेगा, है ना, तो कुछ मान लेते हैं जो पहले से ना माना हुआ। माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि y माने जेड माने तो y तो मान रखा है पहले से, y तो इसमें है, तो कुछ नया मानना होता है, ठीक। तो t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये t में बदल गई समीकरण, देखो ये ऐसी हो गई, t माइनस 144/t बराबर 7। अब ये द्विघात के रूप में आ गया, द्विघात के रूप में आ गया। अब गुणा करो, टी स्क्वायर माइनस 144, टी हो गया लघुत्तम, वो चला गया 7t के साथ, तो टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 144, सबको इधर कर लो, इसे 0 कर लो, हो गया। अब गुणनखंड होंगे, ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, यहाँ गुणनखंड करके हल करने का कोई लॉजिक नहीं है, मत करना उसको, क्योंकि लफड़ा हो जाएगा। वैसे भी ये सम्मिश्र संख्या होती है तो इसमें कुछ होता नहीं है। गुणनखंड तब फायदेमंद होते हैं जब वास्तविक हल हो, तो हम उस चैप्टर में डील नहीं कर रहे हैं जहाँ वास्तविक हल हैं, कहीं भी काल्पनिक हल हो सकते हैं। तो श्रीधराचार्य पे आ जाओ, तो t बराबर 7 माइनस b होता है प्लस माइनस, इसका स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 4ac, तो ये भी प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ, प्लस 4ac, 4 प्लस हो गया, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। -4, a का मान 1 है और c का मान 144 है माइनस का, है ना, ये देखो, ये कंफर्म करो ऐसे, और नीचे है 2, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस ऐसे, तो 49 और 44। अब 44 को जोड़ेंगे 49 में, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 14 चौका 56 और 1 57, है ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एक, ठीक हो गया, शाबाश। अब ये आ गया 2, अब आगे चलते हैं, 7 प्लस, अब ये जो स्क्वायर है 6 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, और ये हो गया 625, ये 25 का है, तो ये कुल मिला के आ गया 7 प्लस माइनस 25/2, ये t का मान आ गया, ठीक। अब t के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, अगर देखें तो t के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। क्या क्या मान प्राप्त हो रहे हैं t के, है ना, चलो देखें एक बार। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैं 25 और 7 जोड़ दूँ 32 हो गया, तो 32/2, तो एक हो गया 16 कोमा,
अगर मैं घटा दूँ 7 में से 25 तो माइनस के कितने बचेंगे? हाँ 18। तो एक हो गया -9। बेटा ये 2 मान आ गए देखो टी के। शाबाश। अब ये टी के मान है 2, तो यही किसके मान है? यही किसके मान है? ये दरअसल एक्स स्क्वायर के मान है। ठीक, तो यहाँ से एक्स के भी 2 मान आएंगे, यहाँ से एक्स के भी 2 मान आएंगे। ओके, अब 2 मान जो आएंगे वो क्या होंगे? यहाँ से एक्स कितना आएगा? ±4 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 3 आयोटा आएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर एक्स के 2 मान आए। तो जो एक्स के मान आए उन्हें कहाँ लिखें? यहाँ पे देखो, इतना बड़ा बोर्ड भी कम पड़ जाता है। उन्हें कहीं लिखना चाहिए हमें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ले आते हैं ऐसे, इसे हटा लेंगे बाद में। तो x के मान आए कितने? एक आ गया +-4 और एक x का मान आ गया, क्योंकि t क्या है? t है एक्स स्क्वायर। तो x क्या है फिर? x क्या है? x है वर्गमूल t बराबर, और प्लस माइनस लगा दो ये देखो। तो x के मान आए 4 आयोटा +4 और ±3 आयोटा। 3 आयोटा क्यों आया? देख लो ज़रा, -9 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा प्लस माइनस में, ये आ गया। अब यहीं से ये x के 2 मान है, y के भी 2 मान आएंगे, है ना? y के भी 2 मान आएंगे। क्या आएंगे y के 2 मान? देखो यहाँ पे देखो, अब इसे हटाओ, y के मान निकालेंगे। शाबाश, यहाँ बीच में ऐसे कर दो, हाँ शाबाश। तो y का मान क्या आएगा? y का मान है 12/x, तो 12/4 प्लस माइनस होगा बेटा ये भी, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो ये हो गया 12/4, तो ये हो गया +-3। इधर क्या आएगा मान? इधर आएगा y बराबर 12/+-3 आयोटा, तो 12/+-3 आयोटा। अब ये आयोटा नीचे है, इसे ऊपर कर लो भाई, आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या करें? ऊपर नीचे आयोटा स्क्वायर से गुणा कर दो, आयोटा से, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दो, तो क्या फ़ायदा मिलेगा? +-3 चौक 12, तो ये आयोटा स्क्वायर है, ये -1 हो जाएगा, 12 -1। हाँ 3 से कट गया ना, तो 4/-1 ऐसे लिखो। अब ये प्लस माइनस बाहर पड़ा है, ध्यान देने की बात है, प्लस माइनस बाहर पड़ा है, नीचे माइनस आ गया, तो डेट ही होगा तो प्लस माइनस ही रहेगा, तो प्लस माइनस ही। अगर यहाँ प्लस लेंगे यहाँ का माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे यहाँ का माइनस लेंगे, तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर रहेगा प्लस माइनस ही। ठीक, अब इसके बाद +-4 ऐसे, प्लस लेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर जो यहाँ लेंगे उसको इस माइनस से फिट कर देंगे। ठीक, ऐसे तो देखा जाए तो निशान उल्टा हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस लिख दूँ, यहाँ प्लस माइनस के बजाय माइनस प्लस लिख दूँ। ठीक, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही मान हैं और इसके हिसाब से ये प्लस माइनस लगा के यहाँ चलना है अपने को। ठीक, चलिए ये y आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम अब सम्मिश्र संख्या लिखते हैं, x और y के मान लिखते हैं। तो पहले हम जब मान देते हैं उत्तर में वो प्लस मान कर देते हैं, यानी प्लस प्लस लगा के लिखते हैं, तो यानी कि z' जो है वो है x + y आयोटा। तो x का प्लस मान क्या है यहाँ पे? 4, और y का प्लस लगाता हूँ, देखो माइनस का 4 है, प्लस लगाता हूँ माइनस का 4 है ना, ये प्लस लगाऊंगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और उसके साथ क्या है? आयोटा, इसके साथ क्या है यहाँ पे? आयोटा। देखो मैंने नहीं लगाया है ना, क्योंकि ऊपर नीचे आयोटा से गुणा हुई थी ना। हाँ शाबाश, ये तो प्लस यानी माइनस का 4, तो -4 आयोटा, ये हो गया z'। तो ये क्या है? ये वर्गमूल है ना? x का मान 4 था, y का मान 3 था। शाबाश, तो ये तो वास्तविक संख्या है, इसमें तो आयोटा आया ही नहीं है। इधर x का मान 3 आयोटा था,
x का मान अगर 4 लूँगा मैं तो y का मान यह आएगा, और मुझे सम्मिश्र संख्या देनी है, तो यानी x का एक मान वास्तविक ले लूँगा मैं, ठीक, और एक इसका काल्पनिक मान ले लूँगा जो x बराबर 4 पे आया हो, x बराबर 3 पे आया है। एक मिनट, स्क्वायर x में मान आया है 9। ओके, तो वास्तविक संख्या का तो ये वर्ग बनेगा नहीं। हाँ बेटा देखो यहाँ पे ना, ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो देखो ये काल्पनिक संख्या लिखनी है ना, तो वही तो गलती हो गई, क्योंकि वास्तविक हल है ये तो वास्तविक मान है ना, इससे y का वास्तविक मान आएगा। देखो हाँ शाबाश, उत्तर भी तो मिलाना है। x कितना है 3 आयोटा, और x को 3 आयोटा करूँ 4 आयोटा, तो आयोटा ही हो रहा है ये। तो z डैश, हाँ में x का मान क्या लगाएं 4, अगर x का मान 4 लगाएं तो y का मान 3 लगाएंगे, ठीक है। अगर x का मान 3 आयोटा लगाएं तो y का मान 4 आयोटा लगाएंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह माइनस के अंदर तो आया ही नहीं है ये, तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस में कहीं हमसे गलती हो गई है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7, 24, टी स्क्वायर 44, 60t माइनस 7, तो ये प्लस हो रहा है, ये तो प्लस ही आया करता हमेशा, इसका मतलब ये नंबर गड़बड़ है। 144, शाबाश। हाँ लिखो जो जो लिखना है, जेड डैश कितने लिख सकते हो सारे लिख दो, अब जब पता लगेगा। जेड डैश, चलो इसके हिसाब से लिखो, 4 प्लस वाई 3, तो 4 प्लस 3 आयोटा, प्लस प्लस लिया दोनों का, शाबाश। फिर जेड डैश दोनों का माइनस लिया, माइनस 3 आयोटा, एक्स प्लस आई आयोटा में डाल दिया, ठीक है। इससे हो गया, इससे देखो करके, जेड डैश एक्स प्लस 3 आयोटा और वाई माइनस 4 आयोटा और आई, क्योंकि वाई का मान आयोटा के साथ लगता है ना, तो कुल मिला के ये हो गया -4 प्लस 3 आयोटा, ये भी हो गया। उसके बाद आगे चलो और देखते हैं क्या करना है। -3 आयोटा, एक बार और लिख के देखो, -3 आयोटा, हाँ ठीक है, माइनस वाला लिया, तो ये प्लस वाला लेना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आयोटा आयोटा, ओके डन। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 3 आयोटा, ओके। कुल मिला के 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसी को आंसर लिख दो, बस झंझट नहीं है, ये रखो, इसी को आंसर लिख दो, ठीक। उत्तर सारे दे रखे हैं यहाँ पे, सारे आंसर लिखे हुए हैं, 4 प्लस 3 आयोटा, -4 माइनस 3 आयोटा, है ना, ये इसी के हिसाब से दोनों आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि इसी में x का मान रियल आ रहा है, इसमें x का मान काल्पनिक आ रहा है ना, हालांकि वो मान डालने पे बना दे रहा है वास्तविक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x का मान आयोटा में आ गया तो नहीं आना चाहिए, तो इस हल को छोड़ दो, ठीक। यानी यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि जो प्लस प्लस लगा के या माइनस माइनस लगा के यहाँ मान आते हैं, जो वास्तविक आते हैं x और y के मान, वो ही z
एक्स प्लस आयोटा वाई में लगाओ, क्योंकि जेड डैश क्या है, जेड डैश है हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा, ये है हमारे पास जो हम मान के चले थे। तो एक्स का ये मान यहाँ लगा दो, वाई का मान यहाँ लगा दो, बस वाई की जगह पे आयोटा अपने आप ही है इसमें, दैट नॉट मैटर। तो यहाँ से आयोटा पहले से आ रहे हैं ना, तो ये जो मान आए हैं एक्स वाई के वो इसी में लगा दो बस। ओके डन। तो क्लियर करो ठीक से, परफेक्ट। इधर की चीज़ छोड़ दो, शाबाश। यानी धनात्मक हलों को ही हल बना दो, धनात्मक हलों को ही हल बना दो, वास्तविक मानों को धनात्मक हलों को हल बना दो, तो एक हल मिल गया। ठीक, ओके। अब यहाँ से t ये है देखो 16, इसी को मान लो, क्योंकि ये यहाँ से आयोटा आएगा x में, अगर माइनस लगा 9 लगाऊंगा ना तो x में आयोटा आएगा, इसे छोड़ दो। x वास्तविक संख्या है तो वो चीज़ ठीक से रखो। ठीक, उसके बाद इस समीकरण से y निकाल लो, बस फिर ठीक है, फिर रख दो प्लस वाला, फिर निशान बदल के लिखना है तो निशान बदल दो, इसका प्लस इसका प्लस, इसका माइनस इसका माइनस, मतलब माइनस लगेगा उन पे, और क्या होगा, माइनस लगेगा बस। ठीक है, ओके डन। तो वर्गमूल अच्छे से क्लियर हुआ, इसका थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था हमने, है ना। ओके शाबाश।